यस, गुड मॉर्निंग। तो सेम फोर क्लास अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब आप लोग एक बार अगर ऑनलाइन आए हो तो एक बार एक करोगे, रिप्लाई करोगे कि वीडियो ऑडियो ठीक है या नहीं। ओके ओके। तो अब आपका फोर्थ सेमेस्टर जो शुरू हो रहे हैं इसमें दो पेपर हम आपको कराएंगे और दोनों बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, ये दोनों पेपर अच्छा स्कोर होता है। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो इसमें अकाउंट्स और आपका डायरेक्ट टैक्स जो किए थे उसमें आप क्या किए थे ना कि डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम कैसे कैलकुलेशन करते। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो एडवांस पार्ट है कि टोटल इनकम कैलकुलेशन, उसमें डिडक्शन कितना मिलेगा, कुछ लॉस है उस लॉस को किसी और इनकम से सेट अप कर पाएंगे नहीं, ये सब देखो, ये सब होगा। फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन, एवरीथिंग जो बाकी पोर्शन टैक्स का वो सीखोगे डायरेक्ट टैक्स का। तो ऑब्वियस जो थर्ड सेम में सीखे थे वो आपको काम में आएगा, वो सब काम में आएगा। ठीक है ना। एडवांस आगे सीखोगे लेकिन उसके बिना होगा नहीं, तो उसको अब उसका उसमें जो भी कॉपी था उसको रखोगे आप लोग, उसको एकदम अच्छे से करके रखोगे। क्योंकि हम बोलेंगे जब चैप्टर कि इस चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है तो वो चैप्टर आप लोग एक बार देख के आ जाओगे तो ठीक रहेगा। और जो अकाउंट्स है तो आज ऐसे अकाउंट्स का क्लास है। आप लोग का टाइम शेड्यूल है, ये आप लोग का टाइम शेड्यूल रहेगा। मंडे मंडे 12 नून आपका फिनेंशियल अकाउंट्स, मंडे 12 नून आपका फिनेंशियल अकाउंट्स, फिर फ्राइडे भी 12 नून फिनेंशियल अकाउंट्स। तो 2 दिन अकाउंट्स का भी लेंगे, 2 दिन टैक्स का भी लेंगे, ताकि जल्दी अच्छा कवर हो जाए। इसके बाद हम लोग रिवीजन भी ठीक से कर पाए। और अब लोगों को पता है रिवीजन तो हम लोग कराते ही है, रिवीजन सीट अलग से उससे कवर कराते हैं। और जो टैक्स का रहेगा वेडनेसडे, ये भी 12 नून, मेरा सभी 12 नून ही है। वेडनेसडे 12 नून और संडे 12 नून। तो 4 जो क्लास हो गया अकाउंट्स का, मंडे और फ्राइडे, और वेडनेसडे संडे ये हो जाएगा आपका टैक्सेशन। ठीक है। तो अकाउंट्स का जो सिलेबस है, अकाउंट्स का सिलेबस में क्या क्या चैप्टर है एक बार देख लेते हैं। अकाउंट्स का सिलेबस में क्या क्या चैप्टर है। चैप्टर ज़्यादा नहीं है लेकिन है इसके अंदर बहुत सारे। एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका ब्रांच अकाउंट, लेंथी है इसीलिए। थर्ड हो गया हायर परचेज अकाउंट, फोर्थ डिपार्टमेंटल अकाउंट, फिफ्थ इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। अब सिक्स है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 3 पार्ट है। एडमिशन कम रिटायरमेंट, ना तो एडमिशन ना रिटायरमेंट लग नहीं, एडमिशन कम रिटायरमेंट और डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन के अंदर 2 पार्ट है, एक पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन और अकाउंट्स टू क्लोज फॉर डिजोल्यूशन। तो इसमें 3 चीज सीखना होगा। डिजोल्यूशन में 2 चीज, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जब चैप्टर करेंगे हम लोग को समझ में आएगा। और एक चीज अकाउंट्स क्लोज करोगे। डिजॉल्व मतलब फर्म क्लोज, बिजनेस बंद हो गया, एक पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहे हैं, तो उस टाइम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के लिए क्या क्या अकाउंट बनाया जाएगा वो सीखोगे। और जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न है आपको 2 ग्रुप में मिलेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन अटेंड करना, 10 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स। आउट ऑफ आउट ऑफ क्या 3 है तो 5 क्वेश्चंस। ठीक है ना। ग्रुप बी में भी 3 क्वेश्चन अटेंड करना है, 15 मार्क्स आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो ये होगा 45 मार्क्स, टोटल आपका 75 हो गया। ठीक है ना। तो दोनों में 5-5 क्वेश्चंस मिलेगा और उस 5 में से कोई भी 3 अटेंड करना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है। पहले जैसे कुछ क्वेश्चन कंपलसरी होता था, अगर सेम वन का देखोगे फाइनल अकाउंट कंपलसरी होता था, बट यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है। आपको 5 दिए, कोई भी 3, जो 3 आता है वो ये अटेंड करोगे, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है ना। जो लेंथी क्वेश्चन लगा उससे उसको इग्नोर भी कर सकते हो। और बोला ना इसमें जो 6 क्वेश्चन अटेंड करना होगा, 6 आराम से अटेंड कर सकते हो। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा शुरू से प्रैक्टिस करो बस, आराम से हो जाएगा। तो इस चैप्टर से क्या वेटेज है वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर वेटेज देखा जाए तो इसमें पहले 15 मार्क्स का लिखते हैं। 15 मार्क्स से ऐसे तो 5 क्वेश्चन आएगा, लेकिन 3 कंपलसरी जहां से आएगा। एक तो पार्टनरशिप में डिजोल्यूशन श्योर मिलेगा आपको। दूसरा हो गया आपका ब्रांच। ब्रांच से, ब्रांच तो ब्रांच ही है,
यहां से एक मिलेगा आपको। और थर्ड आपको कहीं से भी दे सकता है, मतलब ऐसे तो 5 देंगे ना, तो थर्ड अब समझ लेना आपको कंसाइनमेंट से एक मिलेगा। ये 3 चैप्टर यहां से तो कंफर्म मिलेगा आपको। और एक्स्ट्रा आपको दे सकता है हायर परचेज से भी और इंश्योरेंस क्लेम से भी। और कहां से दे सकता है? हायर परचेज और इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है ना। तो 15 में ये 5 अगर दे रहे हैं, कोई भी 3 आप अटेंड करोगे, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाते, तो सर इसमें क्या आएगा? तो देखो, जब टोटल चैप्टर ही 6 है, इसके अंदर 2-3 है, ठीक है, टोटल 6 है, और आपको इधर से 5-5-10 क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली रिपीट होएगा ना, बहुत सारे चैप्टर से रिपीट होगा श्योर। तो मतलब यहां जो क्वेश्चंस मिलेगा आपको, उसमें आपको कंसाइनमेंट मिल सकता है, कंसाइनमेंट, और इसमें आपको डिपार्टमेंट मिल सकता है, ठीक है ना। मतलब ये पहले का शुरू का जो 5 चैप्टर, ये पांचों चैप्टर से मिल सकता है। पार्टनरशिप से अगर दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन पार्टनरशिप से जनरली क्या होता है ना, 15 में दे देता है। तो अगर दे रहे तो ठीक है, नहीं तो बाकी 5 चैप्टर से इधर से मिलेगा, कंसाइनमेंट से, ब्रांच से, हायर परचेज से, डिपार्टमेंट से और इंश्योरेंस क्लेम से, ठीक है, ये सबसे मिल सकता है। तो बस ये आपका पेपर पैटर्न है, और आपको करना है सभी चैप्टर, 6 तो चैप्टर है, सभी चैप्टर करना है। तो आज कुछ चैप्टर शुरू किया जाए, बोलो, क्या इसमें से आज कुछ चैप्टर शुरू करें? यस, तो आज चैप्टर शुरू करते हैं। और आज जो चैप्टर शुरू करेंगे वो आप लोग फाइनल अकाउंट अगर किए, फाइनल अकाउंट सेमॉन में किए थे ना, तो उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, एकदम इजी चैप्टर। वो था डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, चैप्टर का नाम है। आप लोग बोलोगे, कहीं से भी बोलोगे हम करा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सोच रहे हैं इजी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। उतना इजी नहीं है, फाइनल अकाउंट आपको आता है तो मोटा मोटी समझ लेना हो जाएगा। तो आज का चैप्टर क्या चैप्टर है? डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लासेस। चैप्टर का नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। So departmental accounts is the accounts prepared by departmental stores. कौन प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंटल स्टोर्स। क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू असर्टेन द परफॉर्मेंस, मतलब रिजल्ट्स। रिजल्ट्स मतलब क्या है? कितना प्रॉफिट या लॉस है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ईयर एंड में। क्या चीज के लिए करते हैं ना? एक एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। तो ये लिख लो एक बार, द अकाउंट्स prepared by departmental stores, डिपार्टमेंटल स्टोर से अकाउंट प्रिपेयर करते टू मेजर द परफॉर्मेंस या रिजल्ट। रिजल्ट मतलब नेट प्रॉफिट या लॉस, ये रिजल्ट, इसको बोलते हैं रिजल्ट, ठीक है। अब सारा पूरा सेमेस्टर पढ़े, इसके बाद एग्जाम दिए, एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वही तो आपका परफॉर्मेंस है ना। तो इसमें भी पूरा ईयर बिजनेस किए डिपार्टमेंट वाइज, और डिपार्टमेंट का रिजल्ट क्या है, मतलब वो परफॉर्म कैसा किए, ठीक है ना। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। तो प्रॉफिट फाइंड करना है तो क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट करोगे, ट्रेडिंग से जीपी आएगा, और पीएल अकाउंट करोगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो सिंपल, आपको फाइनल अकाउंट ही करना है, ट्रेडिंग अकाउंट करना है, और पीएल अकाउंट और डिपार्टमेंट का। तो फिर एक पॉइंट आ रहा है सर, तो इसका मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होता है? डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रिपेयर करते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटल स्टोर्स? आप किसको बोलोगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स? एक बार आप लोग बोलो तो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या हो सकता है, पता है आप लोगों को? व्हाट इज डिपार्टमेंटल स्टोर्स? आप किसको बोलोगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स? हम्म, हेलो,
क्या चीज? ना ना, नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होता है, एक्चुअली बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे आगे, खैर पढ़े थे या नहीं अलग बात है। डिपार्टमेंटल स्टोर से होता है, मान लो एक बिजनेस है, एक ही बिजनेस, एक जगह जाओगे तो अलग अलग सेगमेंट है, मतलब अलग अलग प्रोडक्शन अलग अलग ये बेचा जाता है एक ही फ्लोर के अंदर। तो उस केस में उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे बिग बाजार में जाओगे, बिग बाजार में जाओगे देखोगे उसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचता है, फिर आपका क्लोथ्स बेचता है, फिर आपका ग्रोसरीज बेचता है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेच रहे हैं, क्लोथ्स भी बेच रहे हैं, ग्रोसरी बेच रहे हैं, फिर आपका कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन जनरली आप सामने कहीं पे रिटेल शॉप में जाओगे, एक स्टेशनरी शॉप है तो स्टेशनरी आइटम मिलेगा, वहाँ क्लोथ्स नहीं मिलेगा। एक आपका कोई अगर क्लोथ्स में जाओगे जहाँ गारमेंट्स बेचता है तो वहाँ गारमेंट्स मिलेगा, स्टेशनरी नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा होता है जनरली। एक ज्वेलरी शॉप में जाकर तो ज्वेलरी मिलेगा आपको, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। फिर कोई अगर आप मेडिसिन शॉप में जाओगे तो मेडिसिन मिलेगा, दूसरा चीज नहीं मिलेगा। ऐसे होता है जनरली, एक एक चीज को लेके वो लोग बिजनेस करता है, ठीक है ना। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर क्या करते हैं, एक ही फ्लोर, एक ही बिजनेस शॉप, एक शॉप के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक जगह स्टेशनरी बेच रहे हैं, दूसरी जगह मेडिसिन बेच रहे हैं, तीसरी जगह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेच रहे हैं, फोर्थ एक डिपार्टमेंट है उसमें गारमेंट्स बेच रहे हैं। तो अगर एक ही बिजनेस में इस तरह अलग अलग गुड्स बेचा जाता है, अलग अलग सेगमेंट है, उसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। बिजनेस सेगमेंट इसको बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से सेगमेंट, अलग अलग प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, अलग अलग सेगमेंट है। तो इस केस में बिजनेस को क्या करना होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट किया जाता है। समझ में ना, डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या हो रहा है आपका, एक ही शॉप, एक ही मालिक है, लेकिन उनका अलग अलग प्रोडक्ट के लिए डिपार्टमेंट है। उसी में जाओगे तो आपको वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको चाहिए मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। क्लियर है ना। और आपका जितना रिटेल शॉप है वो एक ही वैरायटी का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपका नॉर्मल शॉप है, ठीक है। क्लियर है, आप बोलो डिपार्टमेंटल स्टोर समझ में आया। हेलो। अब इन लोगों ने, सर क्या जरूरत है, अलग अलग है ठीक है, अलग अलग क्यों करना जरूरी है सर, पूरा ईयर का सारा प्रोडक्ट कितना में बेचे, कितना खरीदे, कितना क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एक ट्रेडिंग अकाउंट कर लेंगे, जीपी मिल जाएगा टोटल बिजनेस का, और टोटल पीएल कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का क्यों देखना जरूरी है सर, टोटल प्रॉफिट से मतलब है, अल्टीमेट तो मतलब उतना ही प्रॉफिट। एक्चुअली इसीलिए करते, अगर आपका एक डिपार्टमेंट अच्छा से रन कर रहे या नहीं वो आपको नहीं पता चलेगा, ओवरऑल एक ही करोगे तो। अगर डिपार्टमेंट वाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट आपको प्रॉफिट देके जा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में रन कर रहे हैं। तो आपका क्या कोशिश, मैनेजमेंट जो है बिजनेस का, कंपनी का, वो क्या करेंगे, जो प्रॉफिट में है उसको तो ठीक है मेंटेन करते जाएंगे, जो लॉस में है कोशिश करेंगे न्यू कुछ प्लान लेके आना ताकि उसका कॉस्ट कम हो जाए, प्रॉफिट बढ़े। नहीं तो अगर बार बार लॉस मेकिंग है तो उसको बंद करके कोई और प्रॉफिट सेगमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट कर दे, तो है ना। तो इसीलिए मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। दैट इज वाई दे प्रिपेयर सेपरेटली अकाउंट, डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बस यही चीज है। तो हम लोग को अब कुछ नहीं, अब हम लोग फॉर्मेट देंगे, दो अकाउंट बनेगा, क्या अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, डिपार्टमेंट वाइज करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, क्वेश्चन अब शुरू करते हैं, सॉरी क्वेश्चन बोल रहे, फॉर्मेट देते हैं, अकाउंट कैसे बनाओगे। तो इन द बुक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इन द बुक्स ऑफ डिपार्टमेंटल, मेगा मार्ट, बिग बाजार, ये सब जितना शॉप है ना आजकल, वो सब इसी कॉन्सेप्ट से बना है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब प्रिपेयर करोगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पीरियड एंड में बनाया जाता है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड लिख लेना, ओके। अब इसमें कितना कॉलम बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट तो पता है, लेकिन जितना डिपार्टमेंट उतना कॉलम करोगे। अगर 3 डिपार्टमेंट है, बोथ साइड 3 कॉलम करोगे, एक एक डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड करने के लिए। एज्यूम करते हैं देयर आर 2 डिपार्टमेंट, ये हम मान के चल रहे हैं, एक बिजनेस उसमें 2 डिपार्टमेंट है,
जैसे हम लोग का सेंटर भी अगर ले, इसमें भी डिपार्टमेंट कैसे हो सकता है? एक जगह हम लोग ग्रेजुएशन को चला रहे, एक जगह प्रोफेशनल चल रहे, एक डिपार्टमेंट एक क्लासरूम सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए रख दिए और एक क्लासरूम सिर्फ प्रोफेशनल के लिए रख दिए, सीएमए के लिए रख दिए, तो बोलो दो डिपार्टमेंट हो गया ना। तो अब दोनों का अलग अलग नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा से रन हो रहा है ना। जो ठीक से नहीं रन करे उसको, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़े, उसके लिए कोशिश करना होगा, करना चाहिए। मैनेजमेंट इसीलिए तो एक अकाउंट बना रहे हैं ना। तो हम लोग दो डिपार्टमेंट मान लिए, डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई। तो बोलो ट्रेडिंग में क्या लिखते, वही चीज आएगा इसमें। ट्रेडिंग में लिखते ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले। अच्छा, ट्रेडिंग में डेबिट साइड क्या आता है? सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बेचने के लिए अवेलेबल, बेचने के लिए खर्चा कितना लगा, या बेचने से पहले मेरा कितना खर्चा लगा, और बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट लॉस, ये आपका ट्रेडिंग में आता है। तो ऑब्वियस बात है, जो ओपनिंग स्टॉक है सबसे पहले वही तो बेचोगे ना, वो डेबिट साइड लिख लोगे, टू ओपनिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट एक्स में जितना था एक्स में लिख लेना, वाई का जितना है वाई में लिख लेना। अब क्या, ये दोनों डिपार्टमेंट कुछ परचेज किए, तो परचेजेस नेट। सर इसका मतलब क्या? मान लो परचेज कुछ किए एक्स डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट, कुछ रिटर्न कर दिए, तो लेस करना होगा ना। अब लेस करने के लिए अगर कॉलम खोलोगे, अगर दो डिपार्टमेंट दो और कॉलम बोथ साइड, तो 4 4 8 कॉलम हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 डिपार्टमेंट है, तो एक्स वाई जेड 6 कॉलम तो यहीं पे पर्टिकुलर्स। तो उसमें क्या करोगे, अगर रिटर्न एटसेट्रा है नोट में दिखा दोगे, लेस रिटर्न लेस गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, जिस डिपार्टमेंट का ड्रॉ किया, लेस करके नेट अमाउंट लिखते जाओगे। क्लियर है? यस। और आएगा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब इसमें दो खर्चा होता है डायरेक्ट। एक होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज। इसमें दो खर्चा रिकॉर्ड करोगे। ट्रेडिंग में ये दो खर्चा होता है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो रॉ मटेरियल से, तो प्रोडक्शन करने में जो भी खर्चा लगा फैक्ट्री का, वो आपका ट्रेडिंग में आ जाएगा। एक्चुअली इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन हम लोग तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का सारा खर्चा और ट्रेडिंग में ही लिख देना। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्या आता है, मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, तो आपका रिटेल शॉप है, तो इसमें एक्सपेंसेस परचेज के लिए लगेगा ना, कैरेज ऑन परचेज एक्सेट्रा। फिर कुछ सामान ऐसे होता है, मैंने खरीद तो करके लेके आए, लेकिन कस्टमर को जब देना पड़ता है, मिक्स करके देना पड़ता है। मिक्स मतलब 2-3 प्रोडक्ट मिक्स करके एक सामान बना के देते। जैसे समझो अगर मेरा बाईसाइकिल शॉप है, रिटेल शॉप है बाईसाइकिल है, तो बाईसाइकिल में क्या पार्ट्स अलग से आता है। इसके बाद कोई कस्टमर एक बाईसाइकिल खरीदे, देखो कि मेरा मिस्त्री रहता है, वो असेंबल करके देता है, तो कुछ पार्ट्स असेंबल करके दे रहे हैं, तो लेबर चार्जेस भी लग रहा है, तो वो लेबर चार्जेस रिटेल में भी आ सकता है, वो सब खर्चा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस ऑफ परचेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सारा खर्चा वो डेबिट साइड लिख लोगे। अब क्रेडिट साइड, बोलो क्रेडिट साइड इनकम रिकॉर्ड करते, तो ऑब्वियस बात है सेल्स, नेट सेल से रिटर्न लेस ये सब करके नेट कितना सेल्स था, एक्स डिपार्टमेंट कितना बेचे और वाई कितना बेचे, वो रिकॉर्ड कर लेना। सेल्स भी रिकॉर्ड हो गया। अब क्या, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो बाय एबनॉर्मल लॉस, एक्स का लॉस एक्स में लिखोगे, वाई का लॉस वाई में लिखोगे। ऑब्वियसली कॉस्ट कितना क्लेम मिल रहा है वो अभी नहीं देखना, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स जस्टिफाइड वो इसमें लिख लेना। नेक्स्ट, अब क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक तो लिखेंगे, लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा एंट्री होता है, एक एडिशनल एंट्री इसमें होता है। क्या एडिशनल एंट्री? उसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ऑफ गुड्स। क्या एंट्री होता है ना, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ऑफ गुड्स। एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर किए। सर ऐसे क्यों? अगर दो अलग अलग डिपार्टमेंट है तो कैसे ट्रांसफर हो सकता है? हो सकता है, केस एग्जांपल लेंगे क्लियर हो जाएगा। तो अगर ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलोगे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, उसका एंट्री इसमें करोगे। और हम लोग अकाउंट्स में सीखे थे कैश बुक में, अगर डबल कॉलम है ट्रिपल कॉलम, उसमें कॉन्ट्रा एंट्री होता था ना, मतलब दोनों तरफ लिखते थे, क्रेडिट में भी डेबिट में भी, एक ही अकाउंट का। तो इस तरह कॉन्ट्रा एंट्री आएगा अगर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। एक इमेजिनरी एग्जांपल लेते, एक्स डिपार्टमेंट कुछ गुड्स वाई में ट्रांसफर कर दिए। एक्स डिपार्टमेंट क्या किए, कुछ गुड्स वाई में ट्रांसफर कर दिए।
तो आप ये मान के चलोगे x के लिए वो सेल्स हो गया और y के लिए परचेज हो गया, मानोगे ना। अगर x y में ट्रांसफर किए, x को क्रेडिट साइड लिख लेंगे, वो बोलेंगे भाई हम तो आपको बेच दिए, मेरा तो प्रॉफिट होना चाहिए, तो x के लिए सेल्स हो जाएगा, और y इसको परचेज किए मान लेंगे, तो y में डेबिट रिकॉर्ड करोगे, तो दोनों तरफ रिकॉर्ड करोगे। एक डिपार्टमेंट में क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा डिपार्टमेंट में डेबिट आएगा, एक ही में हो ही नहीं सकता है। तो ट्रांसफर एंट्री बाय, अगर x से ट्रांसफर किए y, तो बाय ट्रांसफर टू y डिपार्टमेंट, और इसको x में लिखोगे, ठीक है ना। अगर y में ट्रांसफर तो x ट्रांसफर किए, x के लिए सेल्स है ना, क्रेडिट, और वही y के लिए डेबिट लिखोगे टू ट्रांसफर फ्रॉम x डिपार्टमेंट, और ये ऑब्वियस बात है y के लिए परचेज हो गया, तो एक एक्स्ट्रा एंट्री यही आता है इसमें, और कुछ नहीं। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इसको क्या बोलते हैं, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो ट्रांसफरर उनके लिए सेल्स, ट्रांसफरी जहां ट्रांसफर किए उनके लिए परचेज बना जाएगा। मतलब सेंडिंग डिपार्टमेंट और एक रिसीविंग डिपार्टमेंट, रिसीविंग तो उनके लिए परचेज और सेंडिंग तो उनके लिए सेल्स मान लो। अब क्लोजिंग स्टॉक लिख लेना, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई। अब बैलेंस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, क्रेडिट एक्सेस तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट एक्सेस तो ग्रॉस लॉस, पर जनरली प्रॉफिट तो आएगा, आगे नेट लॉस हो सकता है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, डिपार्टमेंट एक्स का और डिपार्टमेंट वाई का। अब कंटिन्यू पीएल करोगे, इसमें ट्रेडिंग हो गया, अब पीएल करोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये डिपार्टमेंट एक्स का और ये डिपार्टमेंट वाई का। अब पीएल में क्या आता है बोलो, पीएल में सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी इनडायरेक्ट मतलब होता है ऑफिस का खर्चा और बेचने का खर्चा, ऑफिस और सेल्स डिपार्टमेंट, ये सारा खर्चा इनडायरेक्ट माना जाता है। प्रोडक्शन से इसका कोई रिलेशन नहीं है या परचेज से रिलेशन नहीं है, तो सारा खर्चा लिखोगे। तो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट एक्स का एक्स में लिखना, वाई का वाई में लिख देना। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है डिपार्टमेंट का, वो लिख लेना। और कुछ इनडायरेक्ट इनकम है तो वो भी लिख लेना, बाय इनडायरेक्ट इनकम ऑफ डिपार्टमेंट, इनडायरेक्ट इनकम ऑफ डिपार्टमेंट, ये क्रेडिट साइड लिख लेना। ओके, हम यहां ना एक नोट लिखेंगे, क्या चीज का नोट, आगे क्लियर हो जाएगा। नोट 1 लिख दो। एक्चुअली एक्सपेंसेस ना एक साथ टोटल दे दिए कि इतना खर्चा है, तो डिपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो कैलकुलेशन सीखेंगे, कुछ डिफरेंट रेशियो अप्लाई करेंगे। और रेशियो का उसको बेस बोलते हैं, बेस, क्या बेस अप्लाई करोगे, किस बेस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो हम लोग नोट में लिखेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट, इनडायरेक्ट इनकम ऑफ डिपार्टमेंट, इसको पीएल में लिख देना। नाउ अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आएगा, यहां एक्स्ट्रा एक और आएगा, दैट इज कॉल्ड इंटर सर्विस ट्रांसफर। अगर गुड्स ट्रांसफर किए तो ट्रेडिंग में आए ना, अगर इंटर सर्विस ट्रांसफर होता है तो पीएल में आएगा। सर इंटर सर्विस कैसे हो सकता है? ओके मान लो अगर ऐसा है, एक्स डिपार्टमेंट मेरा है एक होटल रूम, और वाई डिपार्टमेंट रेस्टोरेंट। मेरा एक होटल है, होटल बिजनेस हम करते, उसमें से रूम जो है वो होटल में एक्चुअली आदमी लोग जाते क्या, स्टे करने के लिए रूम यूज करते ना, रूम भाड़ा पे लेते, यूज करते। तो होटल रूम एक डिपार्टमेंट हो गया, और होटल के एक रेस्टोरेंट भी खोल के रखे, उसमें जो भी आते हैं उन लोगों ने रेस्टोरेंट यूज करे तो रेस्टोरेंट भी यूज हो जाता है ना। अब क्या है, इंटर डिपार्टमेंट इंटर सर्विस ट्रांसफर। इंटर सर्विस ऐसा होता है, मान लो क्या हुआ ना, कुछ एम्प्लॉय, होटल रूम का जो एम्प्लॉय है, होटल रूम का एम्प्लॉय, वो क्या है ना, रेस्टोरेंट में उनको खाना फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, अपना एम्प्लॉय है तो उनको कैंटीन खोल के रखे, रेस्टोरेंट में जो भी खाना बनता है वही इन लोगों ने खाते हैं। और मालिक बोल दिए भाई जो भी खाना है दिन का रात का जो भी वर्क कर रहे हैं ना, उस टाइम पे आपका खाना यहाँ फ्री मिलेगा। तो बोलो
एक्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय वाई में गए, वाई डिपार्टमेंट में रेस्टोरेंट में खाना खाए, तो एम्प्लॉय थोड़ी पे करेंगे, फ्री है ना। लेकिन बोलो रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय एक्स को सर्विस प्रोवाइड किए, खाना प्रोवाइड किए ना, तो वाई मतलब रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट के लिए इनकम होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। और होटल रूम के लिए जो एम्प्लॉय उनके लिए खर्चा होना चाहिए नहीं, तो इसको बोलते हैं इंटर सर्विस, ठीक है ना। तो अगर इंटर सर्विस ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको पीएल में ट्रांसफर करोगे, ठीक है ना। इंटर गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो ट्रेडिंग में लिखोगे, बट सर्विस है तो पीएल में। तो यहां फिर लिख लेते हैं, मान लो वाई डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड किए एक्स को, तो वाई एक्स को किए तो वाई के लिए इनकम होगा और एक्स के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिखोगे बाय सर्विस फ्रॉम सर्विस टू एक्स डिपार्टमेंट, वाई में आ गया। और वही डेबिट साइड लिखोगे सर्विस फ्रॉम वाई डिपार्टमेंट, एक्स में लिख दोगे, ठीक है। बस हो गया, अब पीएल कंप्लीट, इसको क्लोज कर लेना। डिफरेंस शुड बी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, क्या बनेगा आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो मेजर पार्ट आपका हो गया, अभी पूरा नहीं, मतलब 90% आपका अकाउंट्स बन ही गया। तो बस इतना करना होता है, एक और चीज करना होता है, कब करेंगे अभी अभी सीखेंगे। बैलेंस कर लेना, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट पता चल जाएगा, ओके, बैलेंसिंग फिगर। और हाँ, अगर डेबिट एक्सेस आ गया तो बाय नेट लॉस लिख लेना। तो क्या क्या बना, डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट किए, पीएल अकाउंट किए। इससे क्या पता चला, एक एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस मेजर किए, ठीक है ना। प्रॉफिट या लॉस कितना, रिजल्ट पता चल गया। प्रॉफिट अच्छा है तो मतलब डिपार्टमेंट अच्छा काम किए, एफिशिएंसी अच्छा था, अच्छा परफॉर्म किए। और अगर लॉस है तो अच्छा नहीं कर पाए, अगर मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे कैसे उसको अच्छा किया जाए। अभी जो नेट प्रॉफिट है, मान लो नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट एक्स में आया 5 लाख, इमेजिनरी एग्जांपल, और वाई में आया 3 लाख, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, बोलो 5 3 8 लाख हो गया ना। तो ओवरऑल बिजनेस का एक दो ही डिपार्टमेंट है, तो बताओ तो ओवरऑल टोटल बिजनेस का प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 8 लाख। अगर दो डिपार्टमेंट है तो दोनों का प्रॉफिट पता चल गया, एक्स का 5 लाख, वाई का 3 लाख, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कितना, 8 लाख होना चाहिए, 5 + 3 जोड़ लेंगे, है ना। बट एक्चुअली ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट में कुछ एक्स्ट्रा और कैलकुलेशन होगा। क्यों सर, एक्चुअली ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट में कुछ और इनकम ऐड भी हो सकता है और एक्सपेंसेस लेस भी हो सकता है, तभी आपको पता चलेगा ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट कितना, क्यों ये हो रहा है। अभी अकाउंट करेंगे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक अकाउंट आपको करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट आप देखना है तो डिपार्टमेंट वाइज देख लिए। अब करेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या करेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, obvious for the year ended। और ये इसीलिए कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली बिजनेस का क्या प्रॉफिट है वो पता चलेगा, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। तो बाय, यहां लिखे थे टू नेट प्रॉफिट का रेट डाउन, तो यहां लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और डिपार्टमेंट एक्स और वाई का जितना है लिख लेना, ऐड करके लिख लो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इसमें और क्या आएगा, क्रेडिट साइड और क्या आ सकता है, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर नॉन ऑपरेटिंग क्या, एक्चुअली अगर मेरा दो डिपार्टमेंट हो रहे हैं, यही तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब डे टू डे बिजनेस जो कर रहे हैं। अगर यहाँ एग्जांपल भी ले लिए थे, होटल रूम छोड़ो, मान लो मेरा एक डिपार्टमेंट है, हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स बेचते, रेडीमेड गारमेंट्स, और एक डिपार्टमेंट है टेलरिंग। एक जगह रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते बेचते और एक मेरा टेलरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों डिपार्टमेंट है रेडीमेड टेलरिंग, इसका ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फाइंड किए। तो बोलो तो रेडीमेड डिपार्टमेंट में क्या करते, रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते और बेचते, तो ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं इसको,
डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और टेलरिंग तो क्या है, हम लोग उसको बनाते, टेलर मास्टर रखे, कोई बोला मेरे शर्ट बना दीजिए, उनको बना देते, कोई बोलता है मेरा पैंट बना दीजिए, बना देते, कोई बोला मेरे सर शर्ट का ये थोड़ा खराब हो गया, इसको स्टिच कर दीजिए, कर देते। तो ये दो डिपार्टमेंट है, दोनों से मेरा परचेज सेल हो रहे, इनकम हो रहे। अब मेरा बिजनेस में बहुत सारा प्रॉफिट आया, बहुत दिन बिजनेस किए, तो मैंने बिजनेस का कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखे, इन्वेस्ट किए, कुछ किसी कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट किए, किसी डिबेंचर में इन्वेस्ट किए कंपनी का, या कहीं पे हम डिपॉजिट इन्वेस्ट कर दिए जहां से इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलते रहेगा ना। ये जो इन्वेस्टमेंट है, यहां से इंटरेस्ट मिल रहा है बिजनेस को। अब बताओ, एक जगह इन्वेस्ट किए थे, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर लिए थे 1 साल का, और 1 साल बाद हमको इंटरेस्ट दिए 10%, और 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे, 10%, 2 लाख इनकम हुआ। तो जो बैंक से इंटरेस्ट मिला, क्या मेरा रेडीमेड डिपार्टमेंट का इनकम या टेलरिंग डिपार्टमेंट का इनकम है? तो बिजनेस का इनकम, लेकिन ना तो रेडीमेड का है ना टेलरिंग का है। उसमें दिखाओगे तो गलत हो जाएगा ना। तो लेकिन ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट भी तो आना चाहिए। तो इसीलिए जो अपना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल एक्चुअली रेवेन्यू था, मतलब सेल्स इनकम एक्सेट्रा, उसको छोड़ के अगर कोई बिजनेस का अदर इनकम है, उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। उसको क्या बोलोगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो इनकम इधर दिखा दोगे। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट बेचे, प्रॉफिट हो गया तो भी तो लिखोगे ना क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट थोड़ी डिपार्टमेंट का काम है, इन्वेस्टमेंट बेचो खरीदो, वो नहीं है ना, तो उसको कहां दिखाओगे? बोलो, इसमें क्रेडिट साइड लिख लोगे। क्लियर है? इसी तरह कुछ एक्सपेंसेस जो मेरा डिपार्टमेंट का नहीं है, कुछ एक्सपेंसेस जो डिपार्टमेंट का नहीं है लेकिन है तो बिजनेस का एक्सपेंसेस, वो दिखाओगे जनरल पीएल में। तो यहां लिखोगे टू जनरल अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस। सर अनएलोकेटेड मतलब जो बिजनेस में डिपार्टमेंट में एलोकेट नहीं कर पाए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं अनएलोकेटेड। है जनरल एक्सपेंसेस लगा, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट का नहीं है, तो डिपार्टमेंट में नहीं है, एलोकेट नहीं कर पाए, दैट इज व्हाई इसको बोलते हैं अनएलोकेटेड। जितना भी अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस है जनरल, वो आपका क्या करोगे? जनरल पीएल में लिख दोगे। ओके, एग्जाम्पल ले तो। अच्छा, एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? ये जो इन्वेस्ट किए थे, इन्वेस्टमेंट से इनकम है ना, इन्वेस्ट करने के लिए लोन भी लिए थे कुछ। मान लो मेरा बिजनेस का बुक्स में अभी 10 लाख रुपया है, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आया, वहां बोल रहे 12 लाख कम से कम आपको इन्वेस्ट करना होगा, तो आपको इतना % इंटरेस्ट देते जाएंगे। और वो अट्रैक्टिव लगा, देखिए वो इंटरेस्ट देंगे हमको 12%, तो हम देखते बैंक के पास जाते, मेरे पास वो 10 लाख है, हम उन बैंक को जाके बोले हमको 2 लाख का लोन चाहिए, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बैंक बोला देखिए, अगर आप सिक्योरिटी का जमा रखोगे तो आपको इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा, नहीं रखोगे तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। अनसिक्योर्ड है तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते, सिक्योर्ड होने से ना बहुत मिनिमम चार्ज करते। बोलो ठीक है, अभी तो हमको 2 लाख चाहिए, तो एक काम करते, कुछ सिक्योरिटी, कुछ एसेट्स, मतलब बिल्डिंग का पेपर जमा रख के 2 लाख लोन लिए, वो बड़ा आपको 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और हम जहां इन्वेस्ट करेंगे कितना कमाएंगे? बोलो 12% कमाएंगे। हम लोन क्यों नहीं लेंगे? कमाएंगे 12%, देंगे 8%, तो मेरा तो बीच में कुछ प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी लोन लेके कर लेंगे। और अगर ऐसा सिचुएशन आता है कमाएंगे 12% और बैंक बोला नहीं आपको 15% इंटरेस्ट देना होगा, थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे, मेरा जितना है उतना करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उससे इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो बोलो वो डिपार्टमेंट का थोड़ी है, वो जनरल पीएल में आ जाएगा ना। ऐसा सिचुएशन है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरा ये बिजनेस प्लेस है, इसको ठीक से समझो, ये मेरा बिजनेस प्लेस है। इस प्लेस में 3 डिपार्टमेंट अलग कर दिए है, 2 डिपार्टमेंट, लेकिन एक ऑफिस रखे, और इधर डिपार्टमेंट एक्स है, डिपार्टमेंट वाई है, बीच में एक ऑफिस स्पेस है, ठीक है ना। अब मेरा ये रेंट पे था, टोटल रेंट मंथली कितना पे करते हैं? मान लो टोटल रेंट पे करते 20,000, मंथली रेंट कितना पे करते? 20,000। तो पूरा एरिया के लिए रेंट हम 20,000 पे कर रहे हैं, है ना। अब बोलो ये जो एरिया है, इस एरिया का इतना टोटल स्क्वायर फीट था 1000 स्क्वायर फीट, टोटल 1000 स्क्वायर फीट था। अगर टोटल 1000 स्क्वायर फीट के लिए रेंट दिए कितना? 20,000, और इसमें से एक्स डिपार्टमेंट ये आपका था कितना? 300 स्क्वायर फीट, और वाई डिपार्टमेंट कितना? 500 स्क्वायर फीट, और मेरा ऑफिस स्पेस सिर्फ 200 स्क्वायर फीट का है, ठीक है ना।
मतलब जो भी मालिक है या मैनेजर्स है ऑफिस में जाके बैठते हैं, और जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में तो स्टाफ रहता है, जो भी सेल्स पर्सन है, जो भी स्टाफ है, उन लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो रेंट टोटल पे किए, इन रेंट को किस बेसिस पे, ये जो नोट वन लिखे थे ना, वही एक्सपेंसेस और डिपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो ऑब्वियस बात है, रेंट है तो एरिया रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ना, इक्वली नहीं करोगे। किसका क्या एरिया है, बोलो 3:2:5, इसी रेशियो से 20,000 एक्स में भी आ जाएगा, वाई में भी आ जाएगा, और ऑफिस का भी आ जाएगा। अब एक्स का और वाई का ये तो डिपार्टमेंट में लिख देंगे, लेकिन जो ऑफिस का है वो क्या करेंगे, उसको जनरल पीएल में लिख देंगे। समझ में आना? तो जितना डिपार्टमेंट का रेंट है वो तो डिपार्टमेंट में लिख देंगे, लेकिन जो ऑफिस स्पेस, जनरल ऑफिस का स्पेस था, उसका भी तो रेंट है ना, तो वो रेंट कहां लिखेंगे, जनरल पीएल में लिखेंगे। एकदम क्लियर है? तो कुछ एक्सपेंसेस जो डिपार्टमेंट का नहीं है, वो एक्सपेंसेस को जनरल पीएल में लिखते जाएंगे। क्लियर है? ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल एक एंट्री करेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व। एक्चुअली स्टॉक रिजर्व होता है, स्टॉक में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है, तभी स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। तो बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, यहां लिख लो अनरियलाइज अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट, ये क्रेडिट साइड करोगे। ओपनिंग डेबिट साइड होता तो उसमें जो प्रॉफिट इनपुट था उसको कैंसिल, माइनस नहीं करके अपोजिट साइड क्रेडिट में, और डिपार्टमेंट में नहीं, इधर करोगे। और एक कैसे कैलकुलेशन होगा, वो नोट वन नोट टू लिखोगे। नोट वन तो डिस्ट्रीब्यूशन था, एक्सपेंसेस के लिए था, और डेबिट साइड भी आएगा अगर क्लोजिंग स्टॉक में भी है, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये आएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है? और यहां भी लिख लेना नोट वन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व भी कैलकुलेशन हो, चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग, सॉरी नोट टू। ठीक है? तो दो वर्किंग्स आपको सीखना है, बस इसके बाद ये अकाउंट कंप्लीट है। ज्यादा टफ नहीं है, इजी चैप्टर है। ठीक है? बस यही वर्किंग्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये अगर कैलकुलेशन समझ में आ गया तो एकदम इजी चैप्टर। अब बैलेंस कर लोगे तो मिलेगा ओवरऑल बिजनेस का कितना प्रॉफिट है, वो पता चल जाएगा। ओवरऑल बिजनेस का क्या प्रॉफिट है वो आपको पता चलेगा। और बिजनेस का प्रॉफिट फाइनल अकाउंट में कैपिटल में ट्रांसफर करते, तो टू कैपिटल अकाउंट ये हो गया नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ट्रांसफर। यस, ये था आपका डिपार्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। एकदम इजी है। क्या करोगे, एक तो पहले डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और फिर डिपार्टमेंटल पीएल करोगे, और इससे आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट पता चल गया, डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा गया। और इसके बाद ओवरऑल बिजनेस का क्या प्रॉफिट हुआ उसके लिए जनरल पीएल करोगे। सभी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट को जोड़ के क्रेडिट साइड लिख दो, किसी का लॉस है तो माइनस करके नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिख लोगे। मतलब एक्स में प्रॉफिट, वाई में लॉस, एक्स का प्रॉफिट से वाई लॉस माइनस करो, प्रॉफिट कितना एक्स्ट्रा है वो लिख लो। अगर लॉस ज्यादा है तो डेबिट साइड लिख लोगे। आफ्टर दैट कुछ नॉन ऑपरेटिंग, मतलब जो डिपार्टमेंट का नहीं लेकिन बिजनेस का इनकम है, ऐसा कुछ इनकम दिए तो क्रेडिट साइड लिख लेना। और डेबिट साइड जो एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट का नहीं लेकिन है बिजनेस का, वो डेबिट साइड लिख लेना। आफ्टर दैट क्या करोगे, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट अगर इंक्लूड है तो स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग का क्रेडिट और क्लोजिंग का डेबिट। प्रॉफिट इंक्लूड था तो माइनस का रोकना चाहिए, कॉस्ट आएगा ना, तो माइनस नहीं करके अपोजिट साइड, ओपनिंग डेबिट तो क्रेडिट साइड करोगे, और क्लोजिंग क्रेडिट था तो डेबिट साइड करोगे। ओके? और फिर मिल जाएगा आपको नेट प्रॉफिट। यस, ये था आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का फॉर्मेट। ओके? अब नोट वन समझ लेते हैं। नोट वन क्या है? नोट वन मैंने बोले थे, ये जो एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट में कैसे एलोकेट करोगे, तो नोट वन लिखो। नोट वन इंपॉर्टेंट, दोनों नोट इंपॉर्टेंट, बट सेकेंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग नोट वन सीखते। देखो, एलोकेशन ऑफ टोटल एक्सपेंसेस
इन डिपार्टमेंट्स, एलोकेशन ऑफ टोटल एक्सपेंसेस इन डिपार्टमेंट्स। जैसे रेंट अभी बोले थे, रेंट तो एरिया के हिसाब से किए थे ना। और इस चैप्टर के लिए ना अभी जो एक करेंगे एलोकेशन, इसके लिए आप याद करो, आप लोग सेम टू में कॉस्ट किए थे। सेम टू में कॉस्ट में एक चैप्टर था ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्टिंग, है ना, याद करो। ओवरहेड में था ना, डिस्ट्रीब्यूशन समरी कर रहे थे कि रेंट है तो एरिया के हिसाब से करो, कैंटीन एक्सपेंसेस तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से करो, कर रहे थे ना। पावर तो हॉर्स पावर अब मशीन के हिसाब से करोगे, इलेक्ट्रिसिटी तो लाइट पॉइंट्स के हिसाब से, बस वही चीज है। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट था ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी, बस उसमें जो कर रहे थे ना, डिफरेंट एक्सपेंस को डिफरेंट रेशियो से डिपार्टमेंट में, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट था उधर। और यहाँ क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स का अलग अलग डिपार्टमेंट है तो जो ही डिपार्टमेंट का बात है। तो यहाँ एलोकेशन कौन सा एक्सपेंसेस को किस रेशियो से करोगे वो हम लिख के दे रहे हैं। तो इधर एक लिखो नेम ऑफ एक्सपेंसेस, और इधर बेसिस या रेशियो, किस रेशियो से किस बेसिस पे इसको डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, कुछ हम नाम लिख के दे रहे हैं और इतना देख लोगे हो जाएगा। वन, सबसे पहले लेते रेंट एंड साथ में डेप्रीसिएशन, लेकिन सारा एसेट्स का नहीं, ऑन बिल्डिंग। एक तो रेंट हो गया, दूसरा अगर डिप्रीसिएशन और बिल्डिंग है तो, और इसमें हो जाएगा फ्लोर एरिया ऑफ रेशियो ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ डिपार्टमेंट्स। एरिया देख लेंगे, उसी रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर रेंट तो ठीक है, एरिया के हिसाब से करेंगे, रेंट भाड़ा पे दिए थे पूरा एरिया का ले। सर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग किया, एक्चुअली बिल्डिंग में दो हो सकता है, ये आपका बिल्डिंग मतलब ये बिजनेस का ही अपना ही ओन्ड बिल्डिंग है, तो इस केस में तो रेंट नहीं लगेगा, उस केस में डेप्रिसिएशन आएगा। और अगर किसी का बिल्डिंग भाड़ा पे लिए तो उस केस में रेंट लगेगा, लेकिन अपना एसेट्स नहीं होगा। तो हम भाड़ा पे लिए बिल्डिंग, उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोले, तो इसके इसमें रेंट को एलोकेट करोगे, ठीक है ना, वही एरिया के हिसाब से। लेकिन अपना ही बिल्डिंग है तो भाड़ा तो नहीं देंगे, लेकिन बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो उस डेप्रिसिएशन जो पूरा बिल्डिंग का था उसको एरिया के हिसाब से, जिसमें जितना एरिया था उसके हिसाब से तो डिपार्टमेंट में चार्ज करोगे ना, तो ये भी एरिया के हिसाब से करोगे। ओके, तो डिपार्टमेंट का एरिया देख लो, रेशियो फाइंड कर लो, उसी रेशियो से टोटल रेंट या टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये तो फर्स्ट केस। सेकंड, लाइटिंग, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर बिजनेस है, मैंने इस जगह पे बिजनेस चला रहा, इसमें 3-4 डिपार्टमेंट खोल के बैठे, एक ऑफिस भी है, क्या इलेक्ट्रिक बिल अलग अलग आता है क्या? क्या डिपार्टमेंट ए के लिए अलग इलेक्ट्रिक बिल, ऑफिस के लिए अलग? नहीं, एक मीटर है भाई, मीटर तो एक ही है ना अपना बिजनेस का। तो 1 मीटर का बिल आया तो टोटल बिल पे किए, अब उससे जो इलेक्ट्रिक बिल पे किए उसको हमको सारा डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यस, तो कैसे करेंगे? अगर सब रूम में सब मीटर लगा के रखे तो कितना यूनिट कंज्यूम हुआ सबसे पता चल जाएगा, उसी रेशियो से कर लेंगे। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी बिजनेसमैन देखो कि मैंने 3-4 ऑफिस रूम खोल के बैठे, क्लासरूम खोल के बैठे, तो सब में थोड़ी सब मीटर लगाते हैं। सब मीटर नहीं लगाए तो पता करना मुश्किल है। तो किस बेसिस पे करोगे? लाइट फैन पॉइंट, सभी रूम में क्या होगा, पॉइंट है ना, जो स्विच बोर्ड है उससे पता कर लो कितना लाइट फैन पॉइंट्स, गिन लो सभी रूम का, सभी डिपार्टमेंट का, उसी रेशियो से करोगे। प्रॉपर वे तो नहीं है, लेकिन यही अप्रोप्रिएट वे है, ठीक है ना। प्रॉपर है तो सब मीटर लगाना चाहिए था, वो नहीं होता है तो क्या होगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का लाइट पॉइंट्स फैन पॉइंट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड, पावर। पावर तो आपका मशीन रन करने के लिए होता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी ये आपका लाइट और फैन चलाने के लिए होता है, लेकिन पावर मशीन रन करने के लिए, और पावर इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, पावर आपका पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है। तो पावर में मशीन का हॉर्स पावर ऑफ मशीन ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। टी,
नेक्स्ट वन लिखो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्या चीज का रिपेयर्स करते? एसेट्स का ही। वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ डिपार्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन इसमें लिख दो। हाँ, बिल्डिंग छोड़ के मशीन का डिप्रिसिएशन, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, तो जिस डिपार्टमेंट में जितना मशीन फर्नीचर है उसी रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है ना। अब डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स की, हाँ, एक कभी कभी ना ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको ये बोल दिए, कुछ एक्सपेंसेस बोल दिए, अब बताओ इसको किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये भी क्वेश्चन देता है कभी कभी, ठीक है ना। यस, ओके। पॉइंट ई, पॉइंट ई लिखो, सेलिंग एक्सपेंसेस। जितना भी सेलिंग एक्सपेंसेस है तो इसमें सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट, सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। सेल के लिए कैरेज लगता है, कैरेज ऑन सेल। फिर जब सेल करते तो पैकिंग मटेरियल्स में पैक करके बेचते, तो उसमें भी पैकिंग चार्जेस है ना, ये सबको सेल्स रेशियो के हिसाब से करोगे। और आपका क्या हो सकता है, सेल्स पर्सन है उनको कमीशन देते, तो सेल्स रेशियो से करोगे, ठीक है ना। बस ये सेलिंग एक्सपेंसेस है तो सेल्स रेशियो से करोगे। एडवर्टाइजमेंट सेल्स के लिए तो है, इसमें भी क्या करोगे, सेल्स रेशियो के हिसाब से करोगे। एफ आपका बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड, ये भी आएगा सेल्स रेशियो। एक्चुअली बेटर है बैड डेट्स के लिए डेटर्स रेशियो, सभी डिपार्टमेंट का डेटर्स अगर अलग अलग है तो होना चाहिए, लेकिन वो देता नहीं आपको, तो बैलेंस शीट नहीं पूछेगा, तो इसमें सभी डिपार्टमेंट का डेटर्स नहीं दे रहे, तो इस केस में बैड डेट्स क्या करोगे, वो सेल जो बेचे थे क्रेडिट में वही तो बैड हो गया ना, तो बैड डेट्स या डिस्काउंट अलाउड, डेटर्स कोई तो डिस्काउंट अलाउ किए थे, सेल्स रेशियो के हिसाब से कर लेना जी। एम्प्लॉइज एमिनिटीज, एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज, कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन एम्प्लॉय के लिए फ्री। बिग बाजार में देखोगे बहुत सारे एम्प्लॉय होता है, तो इन लोगों के लिए बिग बाजार क्या करते हैं ना, कैंटीन अलग से रखे, सारा एम्प्लॉय वो कैंटीन यूज करते हैं, और मिनिमम खर्चा में वो फूड प्रोवाइड किया जाता है, टिफिन नाश्ता जो भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वो कैंटीन यूज कर रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट, इस रेशियो से कर लेना। एच, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। अब ये जितना जितना सेल हो रहा है तो स्टेशनरी का यूज भी ज्यादा होगा, है ना। प्रिंटिंग देखो, सेल के टाइम प्रिंट करके आपको देता है चालान, है ना, कैश मेमो एटसेट्रा चालान देते हैं, तो प्रिंटिंग जितना जहां सेल्स होगा डिपार्टमेंट में उतना प्रिंटिंग का चार्ज बढ़ेगा। तो हाँ, ऑफिस का खर्चा हो रहा है तो अलग बात है, ऑफिस का तो इसमें आएगा नहीं, ऑफिस का खर्चा तो जनरल पीएल में आ जाएगा ना, बट अगर डिपार्टमेंट का है तो इसमें भी क्या करोगे, सेल्स रेशियो अप्लाई करो। बस मैक्सिमम हो गया आपका। नेक्स्ट, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। अगर स्टॉक का किए इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, तो इसमें एवरेज स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट, एवरेज स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट, और एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। ओपनिंग कुछ क्लोजिंग कुछ तो चेंज हो रहे हैं, तो एवरेज स्टॉक बेसिस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है ना। बस इतना याद रखो चलेगा। तो कुछ एक्सपेंसेस, अच्छा और एक लिख लेते हैं, ये एक्चुअली एक्सपेंसेस नहीं, ये आपका इनकम है। इनकम में क्या आएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट अगर मिला तो परचेज रेशियो, परचेज ऑफ डिपार्टमेंट, सेल्स डिस्काउंट अलाउड, तो जो बेचे थे उनको अलाउ किया, सेल्स रेशियो देख रहे थे ना, लेकिन अगर डिस्काउंट रिसिप्ट दिए तो इसको क्या करोगे, परचेज रेशियो से कर दोगे, राइट। बस ये सब लिखो, अनाफ है। तो ये सब एक्सपेंसेस अगर कॉमन दे दिया टोटल, के बिजनेस का टोटल है, डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिए, पता नहीं डिपार्टमेंट का कितना,
उसी को एलोकेट करोगे डिपार्टमेंट में। अब डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है, एक डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय है, दूसरे में 3 एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को तो डिपार्टमेंट से ही सैलरी पे कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट का तो डिपार्टमेंट वाइज दे दिए, उसको एलोकेट नहीं करना, वो डायरेक्ट लिख लोगे पीएल में। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस जो टोटल दिए डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिए, तो उसको इस तरह डिफरेंट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, यस, ये हो गया नोट 1। और नोट टू अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग नोट 2 नहीं करेंगे, नोट 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन इतना में हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट रिसीव करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आज सॉल्व करते। चैप्टर है डिपार्टमेंट, ये आप लोग को स्टडी मैट मिल जाएगा। स्टडी मैट टैक्स में ही हमको कुछ चेंज करना होगा, असेसमेंट ईयर एक्चुअली लास्ट था, वो तो चेंज हो जाएगा ना मेरा। हाँ, आप लोग का असेसमेंट ईयर वही रहेगा जो थर्ड में आप लोग किए, थर्ड में जो असेसमेंट ईयर 25 26 वही आप लोग का नेक्स्ट में रहेगा, इसीलिए कंजिक्यूटिव देता है। नहीं तो आपको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा ना। दैट इज वाई कंजिक्यूटिवली आपका 2 सेमेस्टर में है। तो चैप्टर स्टडी मैट समझ में नहीं आ रहा, स्टडी मैट क्या बोले? अच्छा, अभी हो रहा है, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। आज तो नहीं मिलेगा लेकिन जल्दी आप लोग को दिया जाएगा, और टैक्स में थोड़ा सा हमको चेंज करके देना है, ठीक है। ये मिल जाएगा आप लोग को जल्दी। पेज 41, इसमें बहुत क्वेश्चन दिए लेकिन एनफ है, एक कर लोगे एनफ है, फिर भी हम लोग तो रिवीजन में कराते। पेज 41, इसमें ना एक कुछ चैप्टर बहुत लेंथी है, ब्रांच, 3 मेथड में अलग अलग कंसेप्ट से ब्रांच करना होता है, हायर परचेज, बहुत सारे मेथड, तो इसलिए लेंथी चैप्टर है। डिजोल्यूशन लेंथी चैप्टर 6 है लेकिन एक एक चैप्टर बहुत लेंथी है, एक दो छोड़ के, तो इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग है। यस, ए डिपार्टमेंट का फॉर्मेट एटसेट्रा, यस। ओके, क्वेश्चन 1 ही करते, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल। क्वेश्चन 1 डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल है, बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें जनरल पीएल नहीं करना है। ओके, देखो आप लोग ना इसमें टिक कर लेना, तो फिर बाद में आप लोग ये कर पाओगे, या होमवर्क देंगे तो कर पाओगे, ठीक है। यस, मेसर जेड and company has 2 departments. You are requested to prepare trading and PL account for the each department for the year ended March 24. A डिपार्टमेंट ए का इंफॉर्मेशन, ए डिपार्टमेंट बी का इंफॉर्मेशन, और नीचे कुछ कॉमन एक्सपेंसेस दे दिए और कुछ बेसिस आपको दिए, है ना, लाइट पॉइंट्स दे दिए, एसेट्स वैल्यू दे दिया, फ्लोर एरिया दे दिए, बोले था एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो 2 डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएल करना है। नीचे देख लेते, कॉमन एक्सपेंसेस जो दिए थे डिपार्टमेंट वाइज नहीं, रेंट था तो बोलो फ्लोर एरिया के हिसाब से 3:2 वाइज करोगे। इलेक्ट्रिसिटी तो लाइट पॉइंट्स 18:9 मतलब 2:1 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन तो वैल्यू ऑफ एसेट्स 1,50,000 120, जीरो काट के जो रेशियो आ रहा है 5:4, इस रेशियो से कर लोगे। और सेलिंग एक्सपेंसेस तो डिपार्टमेंट का जो सेल्स है, नेट सेल्स, रिटर्न एक्सेट्रा है तो लेस करके सेल्स रेशियो के हिसाब से करोगे, ठीक है ना। तो ये था आपका कुछ कॉमन एक्सपेंसेस जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा एज पर अप्रोप्रिएट बेसिस, ठीक है। यस, तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर जेड एंड कंपनी, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन 1। बुक्स ऑफ मेसर्स जेड एंड कंपनी, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग and profit and loss
account for the year ended 31st March 24। इसमें ना इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, बस ट्रेडिंग पीएल ही पूछा है तो ट्रेडिंग पीएल हो जाएगा। तो क्या क्या डिपार्टमेंट था इसमें? डिपार्टमेंट था ए एंड डिपार्टमेंट बी। तो ये लिख लेना, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ए एंड बी। डेबिट एंड क्रेडिट। तो बोलो डेबिट साइड क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, डेबिट साइड परचेज लिखोगे, क्रेडिट साइड सेल्स नेट लिखोगे, परचेज में भी नेट है ना, क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। और आगे देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा है तो फिर लिखते जाएंगे, इतना पहले लिख लेते। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 25 एंड 20,000। परचेज है, परचेज रिटर्न नहीं है तो परचेज भी डायरेक्ट लिख लेंगे 230 एंड 190। तो ओपनिंग 25 एंड 20 और 230 एंड 190। ओपनिंग स्टॉक 25,000 एंड 20,000 और परचेज 230 एंड 190। ओके, नेक्स्ट और क्या इंफॉर्मेशन है? सेल्स, लेकिन नीचे सेल्स रिटर्न दे रहे हैं तो सेल्स से रिटर्न लेस करके लिखना होगा, है ना। रिटर्न लेस करके लिख देना, नेट लिख दिया ना, बस चलेगा। 633 से रिटर्न 3000 लेस करो तो 630 हो जाएगा, और 492 से 2 लेस करोगे तो 490। 630 एंड 490। एक क्रेडिट साइड लिख लेना, क्रेडिट साइड सेल्स में कितना हो रहा है? 630 एंड 490, सॉरी 630 एंड 4,90। नेट लिख लिए, मतलब वो रिटर्न लेस हो चुका, ठीक है ना। सर एग्जाम में उस नोट में दिखाना पड़ेगा क्या? जरूरत नहीं है, इसको दिखाओगे तो बहुत सारा नोट आ जाएगा, उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर को समझ में आ गया, नेट लिख दिया मतलब वो रिटर्न एडजस्ट कर लिए। अब आ जाते क्लोजिंग स्टॉक। कुछ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं है इसमें, देखो एक बार। ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स, सेल्स रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक वेजेस सैलरीज। तो बोलो एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट ट्रांसफर तो दिए नहीं, तो इंटर ट्रांसफर नहीं आएगा, इंटर सर्विस ट्रांसफर भी नहीं आएगा, बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते जाओगे, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 30 एंड 18। तो क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते 30,000 एंड 18,000। अब बैलेंस कर लो, जीपी आ जाएगा। सर सॉरी सॉरी, एक्सपेंसेस में कुछ और था ना? यस, एक्सपेंसेस में कुछ और आएगा। क्या है? वेजेस दिए थे, वेजेस कहाँ आता है? ट्रेडिंग। वेजेस तो फैक्ट्री का खर्चा है तो ट्रेडिंग में आ जाएगा। कितना? 80,000 60,000, तो ये भी लिख लेना। सैलरी पीएल में लिखोगे, सैलरी पीएल में लिखोगे, रेंट इलेक्ट्रिसिटी ये सब पीएल में लिखोगे, तो वेजेस लिखोगे 80 और 60। वेजेस लिखोगे कितना? 80 एंड 60। टू वेजेस 80,000 एंड 60,000। कंप्लीट। बैलेंस करो टू ग्रॉस प्रॉफिट, कर इट डाउन। 630 और 30 मतलब 660। 630 और 30 तो गया 6,60,000। 490 प्लस तो 5,08,000। कितना है? 6,60,000, 5,08,000 और बैलेंस हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो यस, 660 माइनस 230 और 25, 255, 255 माइनस 80,000, तो बैलेंस हो रहे हैं 3,25,000।
कितना जीपी हो गया? 3,25,000 हो गया डिपार्टमेंट एक्स ए का। सेकेंड डिपार्टमेंट 508 माइनस 190 प्लस 20 210 660 270 2,70,000 ये हो रहा है 2,38,000 2,38,000 तो जीपी आ गया। ओके, बाई जीपी बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब दोनों डिपार्टमेंट का पीएल करोगे, 325 जीपी फर्स्ट डिपार्टमेंट का, 238 जीपी सेकेंड डिपार्टमेंट का। अब सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस दिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या दिए? एक तो सैलरी डिपार्टमेंट वाइज ही दे दिए तो वो लिख लेंगे डायरेक्ट, बट ये जो कॉमन एक्सपेंसेस इसको रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। तो सैलरी लिख लेते हैं 40 एंड 25, सैलरी डिपार्टमेंट वाइज दे दिए थे ना, टू सैलरीज, टू सैलरीज गिवन 40 और कितना 25,000। ओके, सैलरी कितना दिए 40 एंड 25। अब आ जाओ रेंट, तो रेंट को किस बेसिस पे करोगे? एरिया के हिसाब से। एरिया रेशियो 3:2, 300 200 था ना, तो रेशियो क्या हो गया 3:2। तो जो रेंट 15,000 3:2 रेशियो आई दोनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या करोगे? ये जो 15 रेंट 3:2 रेशियो आई दोनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2 रेंट, इसको नोट में दिखाने का जरूरत नहीं, यहीं पे करोगे। देखो 2 रेंट, आप नहीं तो नोट में लिख सकते हो रेंट, इसमें एरिया रेशियो कितना 3:2, यहीं पे लिख देना, नहीं तो नोट में भी दिखा सकते हो। रेंट एरिया रेशियो डिपार्टमेंट ए का कितना, बी का कितना एरिया। तो यहां बोलो 15,000 को 3:2, 5 3 9,000 और 6,000, 15 टोटल था ना, 3:2 9,000 और 6,000। ओके, नेक्स्ट वन, रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी है 6,000, तो लाइट पॉइंट्स के हिसाब से करोगे 18:9 मतलब 2:1। तो इलेक्ट्रिसिटी 6,000 को लाइट पॉइंट्स रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इलेक्ट्रिसिटी लाइट पॉइंट्स 2:1, 18:9 था, कैंसिल होके 6,000 था ना, तो 3 मतलब हो रहा है आपका 4,000 और 2,000, 6,000 को 2:1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के बाद और क्या था? इलेक्ट्रिसिटी के बाद दिए थे इसमें डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन तो सर वैल्यू ऑफ एसेट्स के हिसाब से आएगा। एसेट्स वैल्यू देखो 1,50,000 और 1,20,000, मतलब 15:12, 4 जीरो कैंसिल किए और फिर 3 से कैंसिल हो रहा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो रेंट सॉरी डिप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ एसेट्स रेशियो 5:4 वाइज करोगे, है ना, 18,000 को करना है। तो फिर लिख लेते हैं डिप्रिसिएशन, क्या था बोलो, डिप्रिसिएशन, है ना, देखो डिप्रिसिएशन, यस, टू डिप्रिसिएशन, इसमें वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसमें रेशियो क्या था बोलो 5:4 और 18,000 था, तो 10,000 और 8,000 कितना हो गया, 10,000 और 8,000 हो गया। यस सर। ना लास्ट बस एक और एक्सपेंसेस है, ये कंप्लीट हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000, तो ऑब्वियसली सेल्स रेशियो करोगे, है ना, तो लिखो सेलिंग एक्सपेंसेस टू सेलिंग एक्सपेंसेस यानी को सेल्स, तो सेल्स रेशियो, अब देखो सेल्स यहाँ नेट सेल्स आया था ना 63:49, 4 जीरो कैंसिल, एक बार देखते हैं 63:49 कैंसिल हो रहे ना 7 से, 7 9 जा 7 7 जा, यस 7 7 जा 14, यस 9:7 रेशियो क्या हो गया आपका, ये रेशियो हो गया 9:7, ठीक है ना। तो सेलिंग एक्सपेंसेस को ये था आपका 8,000, 8,000 को 9:7 रेशियो आई डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 8,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
9:, क्या था, यस 9:7। तो 8,000 डिवाइड बाई 16 इंटू 9, 4500 और 3500 हो गया सारा एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जनरल एक्सपेंसेस कुछ नहीं है और स्टॉक में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड कहीं पे नहीं दिए, तो बस कंप्लीट है। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 1, इजी क्वेश्चन। लेकिन हम लोग अभी चैप्टर शुरू किए तो यहीं पे हो जाएगा। आप बैलेंस कर लो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कंप्लीट है क्वेश्चन। टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अभी होमवर्क नहीं दे रहे हैं, बस इसको कर लेते हैं नेक्स्ट डे, फिर हम लोग जो नोट टू ना वो सीखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे, तुम स्टार्टिंग में भी उस टाइम दे दिया जाएगा तो फिर आपका आराम से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अभी होमवर्क रहने दो। तो 325 और इसमें 238, 325 से माइनस कर देते 49,000 और 53,000, 67,500 लेस करने से 257,500 और सेकेंड ये 325 था, सेकेंड में 238, तो 238,000 से लेस करोगे 25, 6, 31, 10, 41, 44,500 लेस करने से 193,500। तो एनपी ऑफ डिपार्टमेंट इतना है 257,500, 193,500। यस, तो कंप्लीट हम लोग का क्वेश्चन 1। 257,500, 500 होगा, एक जीरो, ठीक है, यहाँ गलत हो गया, एक जीरो डिलीट हो गया। 193 कॉमा से लग रहा है ना, एक जीरो और आएगा। बस ये था आपका क्वेश्चन 1, इजी क्वेश्चन। तो आज यहीं पे रखते हैं, फिर आप लोग का एक बार शेड्यूल बता देते हैं। शेड्यूल क्या था देख लो, आप लोग का जो शेड्यूल है एक बार पूरा देख लो आप लोग। ये आपका शेड्यूल है, ठीक है, यस। और हाँ, आप लोग ना आपका फ्रेंड लोग को ये करोगे, कुछ दिन तो डेमो क्लास कर सकते हैं, मतलब जो भी बोलो डेमो बोलो या जो भी कर सकते हैं। अगर उनको लगा ठीक है कंटिन्यू ज्वाइन करेंगे, कोई बात नहीं, तो आप लोग आपका फ्रेंड लोगों को शेयर करो और हम लोगों पे ट्रस्ट रख सकते हो। हम लोग कराएंगे श्योर, उतना ये नहीं कि हम लोग मतलब कंटिन्यू क्लास नहीं लेंगे, एग्जाम के टाइम ये कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सिलेबस आपका ठीक से कंप्लीट कराएंगे। अब अभी ठीक से शुरू हो रहे हैं तो आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ओके, तो आपका शेड्यूल देखो। मंडे मेरा सब्जेक्ट रहेगा फिनेंशियल अकाउंट्स, वेडनेसडे, अच्छा, और फिर ये आपका मंडे के बाद ये ट्यूसडे, अच्छा मंडे को ही है, अच्छा सॉरी, तो मतलब ये मंडे को ही है। मंडे को एक और है, मंडे को एक और है आपका 2 बजे एक क्लास आएगा, BRF थ्योरी क्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर वेडनेसडे को मेरा क्लास है डायरेक्ट टैक्स का, वेडनेसडे मेरा क्लास है डायरेक्ट टैक्स का, तो 12 बजे ही है। मतलब मेरा जो क्लास है, चारों क्लास है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, ऑल दीज 4 क्लासेस आर 12 नून। और मंडे एक क्लास BRF होगा और सैटरडे एक क्लास ECBC। बस ये 2 होने से हो जाएगा। और कुछ है लेकिन वो अभी नहीं, वो आगे देखा जाएगा। आप लोग उसमें 2-3 है, कौन कितने, हाँ वो बाद में शुरू होगा। ओके, कौन क्या सिलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन ये तो आपका कंपलसरी है, BRF भी करना होगा सबको, ECBC भी करना है, और ये पेपर तो मेजर पेपर, अच्छा मेजर बोल रहे, ये तो मेन पेपर्स है ना, टैक्स और फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये शेड्यूल आप एक कर लो। तो नेक्स्ट क्लास मेरा होगा, ऑब्वियस बात है, वेडनेसडे, और उसमें डायरेक्ट टैक्स का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे रखते हैं हम लोग।